जी डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज हमने टॉपिक पढ़ना है कम्युनिटी लेवल। तो कम्युनिटी लेवल की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। ये कम्युनिटी क्या है? ये असेंबलेज है। असेंबलेज में ना ग्रुप, गिरोह, कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की आबादी का ग्रुप है जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, जिनका आपस में ताल्लुकात हैं, ठीक है, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर। अब एग्जांपल आगे क्या है? अ फॉरेस्ट में बी कंसीडर एज ए कम्युनिटी इन इट इंक्लूड डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, एनिमल्स। कि एक जंगल क्या है, उसको हम एक कम्युनिटी के तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और फंजाई पाई जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, कम्युनिटीज़ आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। ये कम्युनिटी क्या है? ये जानदारों की कलेक्शन है, मजमुआ है, जिसमें एक पॉपुलेशन कम हो सकती है, दूसरी बढ़ सकती है। सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल अ फॉरेस्ट कम्युनिटी, अ पॉन्ड कम्युनिटी। अदर कम्युनिटीज़ में बी सिंपल, फॉर एग्जांपल अ फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। कि कुछ कम्युनिटीज़ क्या है, वो सिंपल होती हैं, जैसे कि एक फॉलन लॉग गिरा हुआ लकड़ी का शहतीर या लकड़ी का बहुत बड़ा ब्लॉक जो हो ना, उसे हम कहते हैं लॉग। ठीक है, कोई भी लकड़ी का बड़ा सारा जो ब्लॉक हो, आम ज़बान में हम शतीर जिसे कहते हैं, तो उसको भी हम लॉग कह सकते हैं। तो एक लकड़ी का बड़ा सारा जो ब्लॉक काफ़ी अर्से तक कहीं पड़ा रहे ना, तो उसके नीचे जो है ना वो छोटे छोटे जानदार इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो उन चंद एक जो जानदार जो उसके नीचे इकट्ठे हुए हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह, तो उनकी कम्युनिटी क्या है? वो एक सिंपल कम्युनिटी है। ठीक है, तो इन सिंपल कम्युनिटी द नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। फिर ये सिंपल कम्युनिटी है, इनको सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जानदारों की जो तादाद है और उनकी जो आबादी का जो साइज़ है वो लिमिटेड होता है, महदूद होता है। सो एनी चेंज इन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर में हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट। तो इसीलिए अगर हम उसके बायोटिक या बायोटिक माना जानदार चीज़ों को में कोई ख़राबी लाएंगे, या उसकी जो एबायोटिक फैक्टर है, उसके पानी में, उसमें हवा में, उसकी मिट्टी में कोई चेंज लाएंगे, तो वो उसके लिए क्या होगा? तबाहकुन होगा और उसके देर पा असरात होंगे, लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा अरसे तक रहने वाले। ठीक है, और ड्रास्टिक माना तबाहकुन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज़ इज़ नाउन एज बायोस्फीयर। कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर जानदारों की कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, इनहेबिट करती हैं। इनहेबिट माने रिहाइश पजीर होना या वहाँ पे मौजूद होना। ठीक है, तो उस हिस्से को हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो इट कंस्टिट्यूएंट्स ऑल द इकोसिस्टम, इसमें तमाम इकोसिस्टम शामिल हैं। एंड आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और इसको ज़मीन के ऊपर जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी के जोन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? इट्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया एंड से, आगे से। तो ये जो मैंने यहाँ निशान लगाया हुआ है एरिया से, ये ब्लॉक के अंदर, जो यहाँ पर आपकी बुक में ना कोमास के अंदर जो है ना, सॉरी ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन है। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पर बयान की गई है, द एरियाज़ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन है। तो बायोस्फीयर लेवल की अगर आप करेंगे पूरा, ये वैसे तो पूरा पैराग्राफ आ जाएगा बायोस्फीयर के अंदर। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो इसमें से ये जो ब्रैकेट वाली जो डेफिनेशन है, इसको आप निकाल सकते हैं बायोस्फीयर लेवल के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर इकोसिस्टम की डेफिनेशन आए तो फिर आपने यही जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है यही लिखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल्स की क्या तंजीम है। ठीक है, कि हमने पढ़ा है कि तमाम जानदार सेल्स के बने हुए हैं। तो सेल्स ने किस अंदाज में जानदारों को बनाया हुआ है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स
प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स के जितने भी जानदार हैं इनको 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक है प्रोकैरियोट्स, दूसरा प्रोटिस्ट है, फंजाई है, प्लांट्स है और एनिमल्स हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। फिर तमाम जो तरह के जानदार हैं बने तो सेल्स क्या है, लेकिन सेल्स की 2 किस्में हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल। द ऑर्गेनिज्म इन द फर्स्ट ग्रुप मतलब ये प्रोकैरियोट जो है, तो ये पहला जो ग्रुप है इसके बारे में बता रहा है कि द ऑर्गेनिज्म इन द फर्स्ट ग्रुप्स आर मेड अप ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। वाइल द अदर ग्रुप्स में क्या है, अदर ग्रुप्स में ये बाकी आ जाएंगे, ये प्रोटिस्ट आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएगा और एनिमल्स आ गए। अब इनकी बात करें कि जो अदर ग्रुप्स हैं इनमें क्या है, अदर ग्रुप्स हैव यूकैरियोटिक सेल, इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आज हमने ये जो पढ़ने जा रहे हैं, ये जो स्टार्ट किया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो हम टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने करना है, लेकिन इसके अंदर डेफिनेशन भी होंगी, तो डेफिनेशन भी मैं साथ साथ मार्क करवाता जाऊँगा, लेकिन आपने इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन करना है। तो आप चाहें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट से ही कर लें, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जहाँ से मैं अब रीडिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से। सेल ऑर्गेनाइज्ड इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि सेल 3 अंदाज में ऑर्गेनाइज होते हैं और इस तरह जानदारों की जिस्मों को बनाते हैं। सेल्स में यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कि सेल 3 अंदाज में इकट्ठे होते हैं, या तो सेल यूनिसेलुलर होते हैं या कॉलोनियल होते हैं या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स की। तो इसके नतीजे में जानदार बनेंगे। अगर यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेंगे, कॉलोनियल से कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म बनेंगे और मल्टीसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेंगे। अब ये 3 अंदाज है, यूनिसेलुलर, दूसरा कॉलोनियल, तीसरा मल्टीसेलुलर। अब हम तीनों को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला आ गया यहाँ से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओनली वन सेल ब्रेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय द ओनली सेल। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ गई कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें एक ही सेल पूरे जानदार की लाइफ को बनाता है, उसकी पूरी बॉडी को बनाता है, ठीक है, और वो एक सेल उसके तमाम लाइफ की एक्टिविटीज़ करता है। अब इसकी जो एग्जांपल है वो किन जानदारों में होता है, उसके एग्जांपल में पहला है अमीबा, दूसरे पैरामीशियम, फिर यूग्लिना। ये क्या है, इनकी कॉमन एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, इनकी ये डायग्राम भी दी हुई हैं, पिक्चर्स भी दी हुई हैं कि ये पहली जो है ये अमीबा की है, ये दूसरी वाली पैरामीशियम की और ये तीसरी वाली यूग्लिना की, ठीक है। ये तीनों क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब अगली डेफिनेशन है कॉलोनियल टाइप, यहाँ से स्टार्ट हो गया। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब काफ़ी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे मिलकर रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती है, मतलब काम की तकसीम नहीं होती, हर सेल अपना काम खुद करता है, तो इसको हम कहेंगे कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक दैम तक इसकी डेफिनेशन आ गई। आगे इसकी वजाहत है, ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन ए कॉलोनी live its own life and does not depend on the other cell for its vital requirements। कि एक कॉलोनी के अंदर हर सेल अपनी लाइफ खुद गुजारता है और वो अपनी वाइटल माना अहम, जो उसकी ज़रूरी रिक्वायरमेंट है उसके लिए दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं करता। अब इसकी एग्ज़ाम्पल कौन सी है, इसके एग्ज़ाम्पल में है वॉलवॉक्स इज़ आ ग्रीन अलगा जो है ये सिंगुलर है, इसका प्लुरल होता है एल्गी, ठीक है। तो ये ग्रीन अलगा है जो कि फाउंड इन वाटर एंड शो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन 100 ऑफ वॉलवॉक्स सेल मेक आ कॉलोनी। तो नीचे ये आपको ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी दिखाई गई है कि ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है ये वाली, ठीक है। इसमें आपको ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं ना, एक डॉट छोटे, तो ये एक वॉलवॉक्स है,
जो एक छोटा छोटा डॉट नज़र आ रहा है ना आपको, ये असल में एक वॉल बॉक्स है। तो इस तरह जो हज़ारों वॉल बॉक्स जो है उन्होंने मिलकर क्या है ये पूरी एक कॉलोनी बनाई है। फिर ये कॉलोनी के अंदर छोटी कॉलोनी बन रही है। अब आगे हम आखिरी जो इसकी टाइप है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें जो सेल्स हैं इनसे टिश्यू बनता है, इससे ऑर्गन बनता है और ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसके एग्जांपल में आपको फ्रॉग और मस्टर प्लांट के बारे में बताया जा रहा है। अब पहले हम पढ़ते हैं मस्टर प्लांट के बारे में, फिर हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो मस्टर प्लांट है ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता होता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन एक तो डेफिनेशन इसके आ गए, दूसरा इसके यूजेस की शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है या इसके पार्ट्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, राइट द पार्ट्स ऑफ मस्टर प्लांट या राइट द यूजेस ऑफ मस्टर प्लांट। तो मैंने ये हेडिंग बना दी है, आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो डेफिनेशन में क्या है, मस्टर प्लांट साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस ये इसका साइंटिफिक नेम है। इज़ सोन इन विंटर एंड इट प्रोड्यूस्ड सीड्स एट द एंड ऑफ द विंटर। कि ये मस्टर प्लांट, अब जो बेटा मस्टर प्लांट है क्या, सरसों का पौधा, हम आम ज़बान में से साग भी कहते हैं, साग। ठीक है, तो साग या सरसों के जो पौधा है इसको सर्दियों के आगाज़ में इसको बोया जाता है। ठीक है, इसका बीज ज़मीन में बोया जाता है और जब सर्दियों के एंड होने वाला होता है मार्च और अप्रैल वाला जो एंड है, तो इन दिनों में ये बीज पैदा करता है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन। अब इसके यूजेस स्टार्ट हो गए। द प्लांट बॉडी इज़ यूज्ड एज वेजिटेबल, इसके जिस्म को हम बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं, मतलब साग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, और इसके बीजों को से हम तेल निकालने के लिए तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम गर्म में इस्तेमाल करते हैं सरसों का तेल, ठीक है, तो वो क्या है इसके सरसों के बीजों से निकाला जाता है। अब अगली हेडिंग स्टार्ट होगी पार्ट्स यहाँ से। द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। कि मस्टर प्लांट के जो आर्गन हैं उनको उनके काम की बुनियाद पर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन। कि इसमें जो रूट्स हैं, स्टेम है, ब्रांचेस हैं और जो लीव्स हैं इनको हम कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन। क्यों? विच डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो किसी किस्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया। फ्लावर, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। अब आपने पढ़ा कि सरसों के पौधे के दो हिस्से हैं, एक है इसका वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव ऑर्गन, दूसरा है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव ऑर्गन में इसके जड़, तना और पत्ते शामिल होंगे और जो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसमें इसके फ्लावर शामिल हैं। ठीक है, वही फ्लावर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है उसके नतीजे में पौधों के अंदर फल बनते हैं और सीड बनते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है फ्रॉग। डेफिनेशन पूरी यहीं पर दी हुई है। तो फ्रॉग साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना, इसका ये साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। ठीक है, राना टिग्रीना। शो द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का बना होता है। ठीक है, तो द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन systems and each organ system consists of related organ. All the organs are made up of special tissues, specific tissues। कि इसकी जो बॉडी है वो ऑर्गन की और ऑर्गन सिस्टम की बनी होती है। फिर जो ऑर्गन्स है वो ख़ास किस्म के टिश्यूज़ के बने होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़ है, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ है, मस्कुलर टिश्यूज़ है और नर्वस टिश्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये फ्रॉग वाला टॉपिक करना है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगा।